हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अश्विनी शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आज सीखने को मिलेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। राइट। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई कहाँ होता है और हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं। ये तो क्लियर ही है कि भाई जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हम केवल उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, चाहे तो वो गुड्स प्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट बनाए, या फिर वो सर्विस जनरेट करे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू दोज इंडस्ट्रीज जहां पर हमारा जो है प्रोडक्शन का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। तो उसी के अंदर का एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। राइट। स्पेसिफिकली उसी को हमें डिस्कस करना है, तो आज उसी की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग केवल उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको पढ़ने को मिलता है जो जो इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज होती हैं, जो बिजनेसमैन कंस्ट्रक्शन में एंगेज होता है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम किया। राइट। तो उसमें हमारी जो है दो पार्टीज होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्शन करवाने वाली और दूसरी होती है और कंस्ट्रक्शन करने वाली। कंस्ट्रक्शन जो करने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, उसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रहा है कंसिडरेशन में। और जिसके लिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्टी। चलो इसको अपन एग्जाम्पल के साथ और डिफरेंट तरीके से समझते हैं। आज हम टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पार्टीज कौन सी होती हैं, और उन दोनों पार्टी, दो पार्टी होती हैं यहाँ पर, राइट, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, उन दोनों पार्टीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होती है, उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है। राइट। जहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो इसकी मैं पार्टीज की बात करूं तो दो पार्टीज हम यहां पर पढ़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है जो आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। राइट। कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट होता है, इन दोनों पार्टीज के बीच में होता है। एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, और दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्टी जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगी। राइट। और इस काम को करने के लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई सिनेमा हॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ए ने लिया किससे, बी से। ए ने में सिनेमा हॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया बी से, और ये एग्रीमेंट हुआ कि जब कंस्ट्रक्शन का काम सिनेमा हॉल का पूरा हो जाएगा तो जो बी है वो ए को 5 करोड़ रुपए देगा, 5 CR। क्लियर। तो ये कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्टी से फ्लो होगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो जो प्राइस तय होता है दोनों पार्टीज के बीच में कि इस प्राइस के लिए हम कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करके देंगे, उसे हम कहते हैं कंसीडरेशन, या टर्मिनोलॉजी जो हमारे इस चैप्टर में यूज होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर मेनली जो अकाउंट बनाता है वो कौन बनाता है। मेनली जो अकाउंट बनाता है वो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। वो क्यों बनाता है, उसे ये पता करना है कि साहब मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, उसमें मुझे जो भी कंसिडरेशन मिला, जो भी पैसे मिले, और उसके अगेंस्ट जो मैंने खर्चे करे, तो ओवरऑल
उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने पर मुझे कितना फायदा या नुकसान हुआ, ही वांट टू नो दैट, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाता है। क्लियर? अब कहानी ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर मैं और एग्जांपल से समझाऊं तो कोई सा भी लोकल आप बिल्डर का एग्जांपल अपने माइंड में ले सकते हो, राइट? हमारे यहाँ जैसे हम आगरे में हैं तो यहाँ बात करते हैं पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शंस की। हमने उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि साहब हमारे लिए आप सिनेमा हॉल बना दीजिए, या आप हमारे लिए होटल बना दीजिए, या आप हमारे लिए ये वाले फ्लैट्स बना दीजिए, राइट? तो वो हमारे लिए वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जो भी उनके साथ तय हुआ है वो हमारे लिए पूरा करते हैं, उसके बदले में हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देते हैं। ठीक है जी। अब पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन एक बड़ा बिल्डर है, उनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग लोकलिटीज में चल रहे हैं, डिफरेंट सिटीज में भी मान लो चल रहे हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, हर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने पर उनका ओवरऑल कॉस्टिंग क्या रहा, प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, तो उनको अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरे कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? अलग अलग जो वो प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डीएलएफ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ले सकते हो आप, कोई से भी दूसरे नालंदा बिल्डर का नाम ले सकते हो, राइट? इस तरीके से जो भी बिल्डर का नाम आपके दिमाग में आए आप उसका नाम समझने के लिए दिमाग में रख सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात ये है कि साहब इनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अपना जो है नंबर दे देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 20, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 21, सिनेमा हॉल का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 201, ये वाला पर्टिकुलर। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो वो लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर जॉब, या फिर प्रोजेक्ट 201, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं 201, इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बन रहा है, राइट? अब कहानी यहाँ पर क्या है, किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, कैसे उसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और उसकी सारी कॉस्टिंग को वो कैसे शो करेगा, और अपने जितने भी उसके अंदर मटेरियल उसके अंदर लग रहा है और डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है उसको वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, और फिर अपना जो पैसा पूरा रिसीव करने के बाद में प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेगा, वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। ठीक है जी। तो इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस चैप्टर में सीखना है, सीधे अभी इसके बाद लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। वहां पर क्या होता है कि आपका जो है जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के फॉर्मेट में बनती है, कंपनी का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी को हमें फॉलो करना होता है। तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है, स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करेंगे हम, राइट? तो हम ये एज्यूम करके कि हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में सीख रहे हैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? क्योंकि हायर क्लासेस का न्यूमेरिकल है, हायर क्लासेस का चैप्टर है, तो उस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। तो अभी हम बात करते हैं साहब इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट बनते हैं वो हमें ध्यान में रखते हैं। नेसेसरी अकाउंट्स मैं यहां लिख देता हूं, यहां तो मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, राइट? तो जो नेसेसरी अकाउंट हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वो हम सबसे पहला बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट, दूसरा हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, तीसरा अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक अकाउंट बनता है वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। फिर उसके बाद हम बनाते हैं सर्टेन फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पूरा पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाते, केवल सर्टेन फिगर्स को हम वहां पे शो करना सीखते हैं, राइट? पूरा पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए तो हमारे पास सारी जानकारी होनी चाहिए तभी बनेगा। तो बैलेंस शीट हम बना सकते हैं, या तो पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसके साथ, नहीं दे रखी है तो जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके साथ। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहली बात हमने लिखी है वो बनेगा
वो दो सिचुएशन में बनता है साहब। जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम दो सिचुएशन में सीखते हैं। नंबर वन, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। दूसरा, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, राइट, तब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना होता है। अच्छा, ये मैंने दो बार में बाइफरकेट क्यों किया, कई बार बुक में वो एक ही फॉर्मेट दे देता है कॉमन, लेकिन हम इसको दो तरीके से सिखाते हैं, बुक से थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो काम पूरा हो गया, पैसे पूरे मिल गए, खर्चा पूरा लग गया, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस है उसे आधा सीधे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इनकम्प्लीट है, काम अपने पूरा नहीं किया, बाकी रह गया, तो पैसे भी रुक गए होंगे, पूरे नहीं दिए होंगे, तो उसको पूरा आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो उसका तरीका अलग होता है, अभी एक एक करके सीखते हैं अपन। तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो कैसे बनेगा? सबसे पहला काम साहब मटेरियल की कहानी है, टू मटेरियल। अब मटेरियल कहां कहां से आएगा, जो मटेरियल कहां कहां से आएगा? देखिए, टू मटेरियल, इसमें हम बात कर रहे थे टू मटेरियल इश्यूड। अब ये मटेरियल इश्यूड कहां से है? या तो आपके पास, अब बड़े बिल्डर हो आप, आपके पास स्टोर है, वहां पर मटेरियल पहले से है, उस मटेरियल को आप कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर भेज रहे हो, पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई सा भी समझ लो कि सिनेमा हॉल बनना है आगरे में, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 201 मैंने इसका नंबर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 201 नंबर के जॉब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल इश्यूड किया वहां पर आपने, या फिर वहां पर मटेरियल इश्यू करने के लिए आपने मटेरियल परचेज किया, वो भी यहीं पर आएगा। और इश्यूड या परचेज्ड एक ही साथ लिख देता हूं। दूसरी बात, जो भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आपका लगेगा या प्लांट आपका लगेगा, वो सारा आपका डेबिट में लगेगा। जो भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएगा वो आपका सारी चीजें डेबिट में आएंगी। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कम करेंगी वो सारी चीजें क्रेडिट में आएंगी। जो पैसे आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रूप में, वो क्रेडिट में आएंगे, राइट। ये एक बेसिक पॉइंट है, लॉजिक है। तो मैंने यहां से बताया आपको, आपने मटेरियल कंक्रीट है, ब्रिक्स है, आपका जो है और जो चीजें हैं मटेरियल जो भी लगता है, फ्यूल है, वुड है, राइट, कंक्रीट है, व्हाटसोएवर इट इज, तो वो आपने इश्यू किया या फिर परचेज किया सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब सिनेमा हॉल आप जहां बना रहे हो, राइट, वहां पर अगर मटेरियल कम पड़ गया खरीदने के बाद भी, अब क्योंकि आप बड़े बिल्डर हो तो आपको वो मटेरियल, आप बड़े बिल्डर हो तो कई और जगह भी आप काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, तो यहां कम पड़ गया तो वहां से मंगा लो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, वहां से मंगा सकते हो। तो टू मटेरियल, या फिर आप मान लीजिए प्लांट रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर कॉन्ट्रैक्ट से आपने मटेरियल या प्लांट यहां पर सप्लाई किया इस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया, नहीं तो बार बार टू करके लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं साहब टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितना भी लेबर है, जितना भी सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन है,
जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन है एक एक करके समझ लो इन चीजों को। आपने मटेरियल खरीदा या इश्यू किया, मटेरियल या प्लांट आपने अदर कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर ट्रांसफर किया, या फिर प्लांट आपने परचेज किया, वो अलग अलग कॉलम बनते जाएंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ही आ जाएगा इसका, राइट। इतना बड़ा फॉर्मेट बन सकता है ये, तो मैं बोल जाता रहा हूँ, लिख जितना जरूरी है उतना रहा हूँ, राइट। तो मटेरियल इश्यू किया आपने या परचेज किया, मटेरियल या प्लांट आपने अदर कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करे आपने, लेबर करी, लेबर में खर्चे हुए, आउटस्टैंडिंग लेबर का कोई खर्चा होगा तो जुड़ जाएगा इसके अंदर। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? देखिए 5 करोड़ रुपए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया था सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन का। अब सिनेमा हॉल बनना है तो ऐसा नहीं है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसे तो भाई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज होती है कि साहब फंडामेंटल कितना बढ़िया बनेगा, फिर उसके बाद में उसमें हमारा जो है आरसीसी का लेंटर कैसे लगेगा, ये सारी उसे नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है, वो बना लेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ही इज नॉट एबल एनफ कि भाई वो जो पेंट होना है उसका भी काम कर पाए, जो फ्लोरिंग होनी है उसका भी काम कर पाए, या जो रूफ टेरेस का काम वो करे। तो लेकिन काम तो सारा उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, तो करके तो पूरा उसने ही देना है। तो उसके कनेक्शंस होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स से। जो मार्बल्स का फ्लोरिंग से रिलेटेड काम करते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स से उसका कनेक्शन होता है। जो आपका जो है टेरेस पे डिजाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, उनसे उसका कनेक्शन होता है। और मान लीजिए पेंट करने वालों से या फिर फर्नीचर वालों से, कारपेंटर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, कारपेंट्री का काम करते हैं, उनसे उसका कनेक्शन होता है। तो इन सब लोगों को वो अपने आप हायर करेगा, इनसे तय कर लेगा कि भाई तुम इतना काम करने के कितने लोग हैं। वो अपना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताएंगे अपने अपने काम का, वो अपने अपने काम के ठेकेदार हैं, तो अपने अपने काम का प्राइस बताएंगे। उनको पैसे कौन देगा? ये देगा। इसे तो 5 करोड़ किससे लेने हैं? इससे लेने हैं। उस 5 करोड़ में से देगा इन सब लोगों को। तो इन अलग अलग लोगों को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो इनसे लिए, उसके बदले में जो पैसा वो काम करवाने के लिए देगा, उसको हम बोलेंगे सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। हम बात करें कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। मान लीजिए सिनेमा हॉल बनवाना है और सारी बातें तय हो गई, फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमारे कॉन्ट्रैक्टी को ध्यान आया कि नहीं साहब, इसका डिजाइन अगर हम ऊपर की तरफ ताजमहल जैसा करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि पहले एग्रीड नहीं था। तो फिर उसके लिए उसने कहा ये कर दो। तो जब उससे ये बात कही, उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो तय नहीं था, नहीं हो पाएगा। नहीं, आप करो कुछ भी तरीका हो। कुछ भी तरीका क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम कराओगे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन जो भी होगी आएगी। बिल्डिंग बना रहे हो, ऊपर एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाओगे, राइट, तो उसके पैसे बाद में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पर तय किया था तो इतना करना था, लेकिन बाद में काम बहुत सारे निकल आए, तो जितना आप बाद में काम बताओगे उसके बाद में पैसे एड ऑन होते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। चलिए हम बात करते हैं क्रेडिट साइड के अमाउंट्स की। जो भी प्लांट या मटेरियल आपने रिटर्न किया वो आप क्रेडिट में दिखाते हो। सेल किया वो आप क्रेडिट में दिखाते हो। जो भी प्लांट या मटेरियल का आपका नुकसान हो गया, वो स्क्रैप हो गया, काम में नहीं आएगा अब किसी के, वो मान लीजिए आपने चोरी हो गया, आग लॉस्ट बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ भी, तो वो सारा नुकसान आप क्रेडिट में दिखाओगे। लॉस्ट, थेफ्ट, राइट, या डिस्ट्रॉयड, कुछ भी ऐसा हो वो आप क्रेडिट में दिखाओगे। लेकिन किस नाम से दिखाओगे? वो आपको दिखाना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्लियर? अच्छा, जो प्लांट या मटेरियल आपने बेचा उस पर कोई नुकसान हुआ, बाय पी एंड एल, लॉस ऑन सेल। प्लांट या मटेरियल आपने बेचा, उसको सेल करने पर कोई नुकसान हुआ तो वो यहां दिखाओगे, प्रॉफिट होगा तो यहां दिखाओगे अपोजिट साइड में, राइट। अच्छा, अब अगर बात आगे की है
बाय प्लांट या मटेरियल एट साइट पे कितना पड़ा है वो आप यहाँ पे दिखाओगे। कंस्ट्रक्शन कर लिया, काम पूरा हो गया, साइट पे कितना सामान बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट में दिखाना है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, काम पूरा हो गया तो पैसे पकड़ने चाहिए तुरंत, राइट। तो बाय कॉन्ट्रैक्टी करके जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट आप लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद की कहानी क्या होगी, जो भी आपका बैलेंस होगा क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का घटाने के बाद, वो आप कहां दिखाओगे, टू पी एंड एल अकाउंट। ये क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पर जो बैलेंस निकला वो आप यहां ट्रांसफर करोगे, यहीं लिख देता हूं ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है जी। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो बाय पी एंड एल, वो आपका लॉस हो गया। चलिए हम बात करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट है उसमें क्या अंतर होगा। देखो यहां तक का जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा एज इट इज इनकम्प्लीट में भी बनता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन ये जो लिखा है ना बाय कॉन्ट्रैक्ट टी करके, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लिख रखा है ये नहीं दिखाते हम। कब नहीं दिखाते, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि साहब काम पूरा हुआ नहीं तो पूरे पैसे हम ड्यू कैसे कर ले, पूरे पैसे का हमारा वो देनदार कैसे हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखाते। तो उसमें क्या अंतर होता है, तो यहां तक का फॉर्मेट तो एज इट इज समझे जितना था। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट के केस में है उसमें जितना फॉर्मेट आपने सीखा है ये वाला वो तो सेम रहेगा, राइट। लेकिन आगे क्या अंतर आएगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब काम पूरा नहीं हुआ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट ऐसे बनेगा, ये सारी चीजें टू करके जितनी भी लिखी थी आपने वो सारी आ जाएंगी, बाय करके जितनी भी लिखी थी बाय कॉन्ट्रैक्ट टी को छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़कर सारी आ जाएंगी। फिर उसके बाद एक चीज और आ जाती है साहब, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है मतलब काम पूरा नहीं हुआ, तो काम चल रहा है, चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, तो हमें यहाँ बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है वर्क सर्टिफाइड, आई रिपीट, क्या आती है, वर्क सर्टिफाइड। दूसरी चीज आती है वर्क अनसर्टिफाइड, दूसरी चीज ये आती है साहब, राइट, वर्क अनसर्टिफाइड। एक आती है वर्क सर्टिफाइड, एक आती है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए वर्क सर्टिफाइड वो होता है, जैसे काम पूरा कर लिया आपने, आप मांगोगे पैसे, आप कहोगे साहब मैंने 80 लाख रुपए का काम कर दिया मेरे को दे दो, तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो भी होशियार है, उन्होंने कहा साहब ऐसे कैसे दे दें, इस बात को जस्टिफाई कौन करेगा, भाई देने वाला हमेशा सोचेगा कम दूं, लेने वाला हमेशा सोचेगा ज्यादा दूं, तो थर्ड पार्टी चाहिए। थर्ड पार्टी हमने हायर की यहाँ पर इस प्रोफेशन में, इस पर्टिकुलर काम में एक प्रोफेशनल होता है जिसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं, वो हमें आके बताता है कि साहब एग्जैक्टली काम कितना हुआ है, उसे ये नॉलेज है, उसने पढ़ाई की है कि मेजरमेंट करके वो बताता है कि साहब कितना एग्जैक्टली काम हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट इश्यू करता है। वो ऑब्जर्व करने के बाद में, इंस्पेक्शन करने के बाद में, सारी चीजें देखने के बाद में कॉस्टिंग कितनी लगी होगी अपने एक्सपीरियंस और पढ़ाई के आधार पर वो बताता है कि साहब 80 लाख रुपए का काम नहीं हुआ है, 60 लाख रुपए का काम हुआ है। तो उसे कहते हैं हम, जितने का वो सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है अपनी सिग्नेचर मोहर के साथ, उसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, राइट। और जितने का उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया उसे हम कह देते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो उनको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखते हैं लेकिन बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं। तो जितना काम किया आपने उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस आपको कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर हम पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। फिर इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। अब जितना भी बैलेंस आपका आ गया, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा
और कुछ पार्ट आपका वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाएगा, कुछ पार्ट काय में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बचा हुआ पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाएगा। अब ये हमें सीखना है कि कितना प्रॉफिट में जाएगा, राइट, उसका फॉर्मूला है, नियम है। तो मैं आगे फटाफट आपको लेके चलता हूं चीजों में। अगला अकाउंट आपको बताया मैंने कौन सा बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनेगा। तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट कैसे बनता है। वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट आपको बनाना है तो आप देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ लिखी थी, बाय साइड में लिखी थी। तो आप यहाँ पर जितना अमाउंट वहां पे बाय साइड में लिखा है उतना अमाउंट आप यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके लिख देंगे। कहां से आया ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट यहां से आया, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साहब और क्या वर्क इन प्रोग्रेस में आ सकता है। दूसरा जो अमाउंट आपने वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वो टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के नाम से लिख रखा है, ये आपका यहां पे आ जाएगा। और किस नाम से आएगा, जहां से चिट्ठी आई है वहीं का पता कि फ्रॉम यहां से आया, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया है ये कहानी। तो आप लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये वाली चीज चौकोर वाली अलग से डिजाइन बना दिया मैंने। ये कहां से आया, ये आपका जो है यहां से आया, राइट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंसेस आते हैं, तो ये बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट का जो असेट साइड है वहां पर हम इसको शो करते हैं। ये मैं अभी पुराने फॉर्मेट से लिख दे रहा हूँ असेट साइड में। तो वर्क इन प्रोग्रेस हम यहाँ पर जो बैलेंस हमारा बचा है इस वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को बनाने के बाद वो हम लिख देंगे। बात आ रही है साहब पी एंड एल। अच्छा, और एक और अकाउंट है कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, थोड़ा देख लीजिए कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। तो इसमें कहानी क्या है, कॉन्ट्रैक्टी कहां पे लिखा है, वो वहां तो था नहीं उस वाले केस में, राइट, इस वाले केस में था, राइट, बाय कॉन्ट्रैक्टी करके पूरा प्राइस। तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अगर काम कंप्लीट है तो, अगर काम कंप्लीट है तो पूरा मिल जाएगा। बाय कैश अकाउंट, अगर काम कंप्लीट है तो पूरा मिल जाएगा, काम कंप्लीट नहीं है तो पूरा नहीं मिलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट अलग बनेगा। देखो अगर ये कब है, जब काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और जब काम इनकम्प्लीट है तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। देखो राइट, आपको पैसे जितने मिलेंगे उतने वो लिख लेगा बाय कैश अकाउंट, राइट, और इसका बैलेंस निकाल देगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और इस बैलेंस को लायबिलिटी साइड में आप दिखा सकते हो, इस बैलेंस को लायबिलिटी साइड में आप दिखा सकते हो, क्योंकि एडवांस मिल रहा है, काम तो पूरा आपने किया नहीं है। अच्छा, अगर मान लो काम पूरा भी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट में दिखा दिया है कॉन्ट्रैक्टी करके, तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिखा दिया, जितना पैसा मिला वो दिखा दिया, कुछ रह गया है तो बाय बैलेंस शीट यहाँ पर भी दिखा सकते हो, वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट का टोटल ज्यादा है इनकम्प्लीट के केस में, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। समझ रहे हैं आप, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस होता है। चलिए आगे करके अपन सीखते हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, राइट, तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो तरीके का होता है, या तो कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट, राइट। कंप्लीट में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस होगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जाता है। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस होता है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का
डेबिट बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है उसको क्या लिखोगे आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या हो गया, नुकसान, राइट। और क्रेडिट बैलेंस है उसे क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, राइट। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की। इनकम्प्लीट में अगर आपका डेबिट बैलेंस है, इनकम्प्लीट में अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो उसको आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका लॉस हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत ढंग से सीखने की जरूरत है। उसमें तीन चीजें हमारी होती हैं। अगर जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्क सर्टिफाइड WC, अगर वर्क सर्टिफाइड हमारा कम है, कम है 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, राइट। टर्मिनोलॉजी यहां पर मैं बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP एंड वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू WC। अनसर्टिफाइड को, वर्क अनसर्टिफाइड को WUC हम लिखेंगे। देखिए अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है, दूसरी बात, इफ वर्क सर्टिफाइड ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से या फिर उसके बराबर है, ये वाला साइन बताता है बराबर है, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 के बराबर है या उससे ज्यादा है, राइट। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। ये 5 करोड़ को जरा 5 लाख लिख लेते हैं हम, इसको 5 लाख मान लेते हैं और एक एक करके चेक करते हैं। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड 1 लाख रुपए है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अगर मैं 1/4 करूं तो कितना आएगा, 1,25,000 आएगा। और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1 लाख, वो कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से, राइट। तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। इसमें आपका पूरा का पूरा बैलेंस कहां जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, पूरा का पूरा क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, ठीक है जी। कंडीशन सेकंड में आते हैं। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो अगर ये 1,25,000 है वर्क सर्टिफाइड, भाई वर्क सर्टिफाइड 1,25,000 है और जो कॉन्ट्रैक्ट हमने प्राइस माना था 5 लाख रुपए, उसका 1/4 कितना है, वो भी 1,25,000 है, तो उसके बराबर हो गया या उससे ज्यादा हो, ज्यादा में कितना, 1,26,000 भी हो सकता है, राइट। तो ये किससे ज्यादा हो गया, 1,25,000 से ज्यादा हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, इसको कंपेयर एक चीज से और करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हाफ से कम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हाफ से कम होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ कितना है, भाई देखिए दोबारा सुनिए आप, मैंने कहा 1/4 के बराबर हो, तो इस कंडीशन में आ गया 126,000 है, वो 1/4 से ज्यादा है लेकिन हाफ से कम भी होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख रुपए, उसका हाफ कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए, उससे कम भी होना चाहिए। मतलब 1,25,000 रुपए से लेके 2,49,000 रुपए तक का अमाउंट होगा तो कंडीशन सेकंड लगेगी, 2,49,999 तक का अमाउंट होगा तो कंडीशन सेकंड लगेगी, राइट। ये कंडीशन सेकंड कब लगेगी, 1/4 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो लेकिन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम हो। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 में कब जाते हैं, अगर वर्क सर्टिफाइड आपका जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है,
अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधे के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। वर्क सर्टिफाइड में मान लेता हूं 2.5 लाख रुपए, तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके बराबर हो गया हाफ के। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 5 लाख रुपए। 5 लाख का हाफ कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, अगर ये 2,51,000 रुपए हो तो ये ज्यादा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हाफ से। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए माना, उसका हाफ कितना है? 2.5 लाख रुपए, उसी के बराबर है वर्क सर्टिफाइड, तो कंडीशन थर्ड हो गई। और उससे ज्यादा है तो कंडीशन थर्ड हो गई। बराबर के लिए ये वाला साइन, ज्यादा के लिए। चलिए, तो ये तो हम बता चुके आपको। 1/4 से कम है तो पूरा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाना है। 1/4 के बराबर है या उससे ज्यादा है लेकिन हाफ से कम है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेकंड फॉर्मेट आपको बताया था, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर हम बैलेंस निकालते हैं ऊपर वाले पार्ट में। तो उस बैलेंस को हमें यहाँ लिखना है, उस बैलेंस को लिखना है, राइट। क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है। इसका 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया था कि वो पैसा पूरा नहीं देता, कुछ रोक लेता है। जैसे उसने कहा साहब सर्टिफिकेट कितने का दिया, कॉन्ट्रैक्टर तो कह रहा था 80 लाख का काम कर लिया, और इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दिया 60 लाख रुपए काम का, लेकिन पूरे 60 लाख रुपए थोड़ी मिल जाएंगे उसे। भाई काम जितना हुआ है उतना ही दे दोगे तो वो फ्री हो जाता है आदमी, फिर दूसरी जगह से एडवांस ले लेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज देते हैं। सपोज 80% पैसा दे देते हैं, तो 60 लाख रुपए का 80% मतलब 48 लाख रुपए हम उसको देंगे, राइट। तो जितना कैश मिला है 48 लाख रुपए अपॉन वर्क सर्टिफाइड जितना था 60 लाख रुपए, आप वो यहाँ पे लिखोगे। जितना बैलेंस आया उसका 1/3 में मल्टीप्लाई करोगे, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड लिखोगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि परसेंटेज है तो आप सीधे 80% भी लिख सकते हो यहाँ पे, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में कितना जाएगा? जितना भी बैलेंस था उसमें से पी एंड एल में जितना दिखा दिया उसको लेस कर दो। जितना भी बैलेंस था उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में जितना दिखा दिया उसे लेस कर दो। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? बस केवल 1/3 की जगह 2/3 लग जाएगा फॉर्मूले में, और कुछ नहीं होना है। टू पी एंड एल में आपका 2/3 इंटू बैलेंस से इंटू करना है, बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और ये वाली चीज इसमें सेम रहेगी कि कितना वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाएगा, जितना भी बैलेंस है उसमें से आप जितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया उसे लेस कर दो, बचा हुआ आपका वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में चला जाएगा। इज दैट ओके? कुछ 2-3 चीज और हैं छोटी छोटी, जो हाल की हाल अगर हम क्लियर कर दें तो बात पूरी हो जाएगी, राइट। देखिए, इन दिस प्लांट एट साइट क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? क्वेश्चन में अगर प्लांट एट साइट दिया है तो सीधे लिख दोगे, नहीं दिया है तो फिर आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा साहब? कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट, इसके लिए आपको जो फॉर्मेट यूज करना होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आप लिखोगे प्लांट इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, जो भी उसकी कॉस्ट है वो आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करोगे रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट से जो वो रिसीव हुआ है वो आप ऐड करोगे। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे अगर आपने कोई प्लांट परचेज किया है तो, राइट। या तो आपने स्टोर से इश्यू किया या फिर आपका जो है अदर कॉन्ट्रैक्ट से आपने यहाँ ट्रांसफर किया, या फिर आपने और जरूरत पड़ रही थी खरीदा प्लांट। तो टोटल प्लांट की जो वैल्यू हो जाएगी उसमें से आप क्या क्या चीजें लेस करोगे? लेस करो जो प्लांट
आपने जहां से खरीदा था वहां वापस कर दिया, या फिर स्टोर्स जहां से आया था वहां वापस कर दिया। एट कॉस्ट लिखना है इसका, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, एट कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। माइनस करने वाली चीज को हम अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखते हैं। और हमें क्या लेस करना है, माइनस ही लिख देता हूं, प्लांट डिस्ट्रॉयड या फिर थेफ्ट, या चोरी हो गया, स्टोलन कह लो उसको, या सोल्ड। अभी सोल्ड वाला अलग से लिख देते हैं। एट कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है वो आप लेस कर दीजिए। जो प्लांट आपने बेचा उसकी कॉस्ट आप लिखोगे। कॉस्ट कॉस्ट में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे 10,000 का प्लांट आपने जस्ट वापस किया, उस पर 10% डेब लग के 9,000 में वापस हुआ वो, लेकिन यहाँ पर आप उसके 10,000 रुपये लिखोगे। एट कॉस्ट लिखना है, क्योंकि प्लांट एट साइट एट कॉस्ट मुझे निकालना है। आपने बेचा कितने में उससे मतलब नहीं है। एट कॉस्ट, कॉस्ट में से डेब घटाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू आ जाती है, उसे नहीं लेस करना, उसकी कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट लेस करनी है। फिर जो आएगा प्लांट का जो बैलेंस होगा एट साइट, ये एट कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन जो भी रेट क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन का है उसके आगे पर एनम लिखा है तो टाइम ध्यान रखना है, कब प्लांट खरीदा था और कब तक आपके पास साइट पे रहा, उतने टाइम का आप लगाओगे। टाइम नहीं दे रखा है तो फ्लैट लगाओगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो प्लांट एट साइट, ये उसकी रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाओगे। इसी तरीके से हमारा जो है मटेरियल का अकाउंट बनेगा, मटेरियल एट साइट की कैलकुलेशन होगी। लेकिन मटेरियल एट साइट की जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपका क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जो मटेरियल एट साइट की कैलकुलेशन होगी उसमें आपका क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। राइट, जो भी मटेरियल है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एट साइट, तो जो भी आपने परचेज किया उसको लिख लो, रिसीव किया आपने अदर कॉन्ट्रैक्ट से उसको लिख लो, राइट, और इश्यू किया आपने स्टोर से उसको लिख लो। फिर इसमें से लेस करो, लेस करो, रिटर्न कर दिया आपने, लेस करो, बेच दिया आपने, राइट, उसकी कॉस्ट ही लिखनी है जो बेचा है, माइनस जो चोरी हो गया वो लिख दो। फिर बचा हुआ एट साइट आपका ये मटेरियल आ जाएगा। एट साइट जो होगा वो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा जाता है, प्लांट हो चाहे मटेरियल हो, और बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। राइट, आई होप दिस इज वेल एनफ। अगर आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करते हैं तो दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली टू आंसर द थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन, राइट, क्योंकि अकाउंट्स में हम बताया रखा है आपको कि अकाउंट्स में थ्योरी थ्योरी नहीं होती, वो भी न्यूमेरिकल होता है। राइट, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बताएं, फीचर्स बताएं, टर्मिनोलॉजी बताएं, पूरे ये सारे फॉर्मेट बनाएं और पूरे मार्क्स पाएं। राइट, आप चाहें तो नीचे एग्जाम्पल बना के उसको सोल्व भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी होता है मैंने बोला, तो ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल्स करने में भी पूरी मदद करने वाला है अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो। थैंक यू।